नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जनमंच में आज हम लेकर आए हैं युवाओं पर बेस एक मुद्दा, युवाओं पर आधारित एक मुद्दा। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ युवाओं की तादाद का प्रतिशत भी सबसे ज़्यादा है। जिस देश का यौवन उसके चरम पर हो, उसके सुखद भविष्य का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। लेकिन क्या हकीकत में इस नौजवान शक्ति का इस्तेमाल देश कर पा रहा है? ये युवा पीढ़ी वर्तमान में क्या कर रही है? देखने में अक्सर आता है ये बहुत आसानी से उन्माद का शिकार हो जाते हैं, जातीय संगठनों के प्रभाव में आसानी से आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर आप इन्हें क्रांति करते हुए देख सकते हैं, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। जितनी नए स्वयंभू सेनाओं का गठन हो रहा है, उसका हिस्सा बनते हुए ये युवा आपको नजर आ सकते हैं। तो क्या वाकई युवा शक्ति डीरेल हो रही है? क्या इस शक्ति का इस्तेमाल देश में सकारात्मक रूप से हो रहा है? आज जनमंच में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे छात्र नेता मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सवाल जो है वो सोमेंद्र जी मेरा आपसे है। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि क्या वाकई युवा शक्ति जो है वो डीरेल हो रही है? हम युवाओं का ये देश उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा जिस तरीके से दूसरे देश अपनी युवा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक अच्छे और ज्वलंत विषय को उठाने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और यह वास्तविकता है कि जिस युवा शक्ति के बलबूते पर हम और भी आगे देश को ले जा सकते थे, उसका समुचित और सकारात्मक सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और उसके बहुत से सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है। लेकिन वास्तविकता यही है कि एक युवातम देश में एक युवा शक्ति का जिस सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रयोग होना चाहिए था, उपयोग होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। और उसके कारण युवाओं में कुंठा भी बढ़ रही है, युवाओं में आक्रोश भी बढ़ रहा है और वो जल्दी अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अपने आक्रोश को जब उनको सही दिशा में उपयोग करने का साधन नहीं मिलता है, तो वो आक्रोश फिर जैसा कि आपने कहा कि कभी वो किसी जातीय संगठन में, कभी वो किसी सेना में, या जो भी आपने अभी उदाहरण दिए हैं उनमें उनका ऊर्जा का उपयोग होता है। और इसके लिए जो हमारे सामाजिक संगठन हैं उनको भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक संगठन के तौर पर उनकी एक नैतिक दायित्व बनता है कि एक इतनी बड़ी ऊर्जा जो देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है, वो क्यों नहीं उस तरफ प्रयुक्त हो रही है और उनका भटकाव क्यों हो रहा है। ठीक है, आनंद सिंह जी, अब मैं आपके पास आता हूं। चूंकि हमारा इसके ऊपर एक इससे पहले भी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी और हमने इस चीज़ पे डिस्कशन किया था कि युवा जो है वो गुमराह क्यों है, सकारात्मक रास्ते पे नहीं है। जब आप युवाओं को देखेंगे, उनकी ताकत को, उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगे, तो सबसे ज़्यादा आप सोशल प्लेटफॉर्म पर करेंगे। आप जब उनको सड़कों पर देखने निकलेंगे, कुछ बदलने का जज्बा आप उनके अंदर देखने निकलेंगे, तो वो आपको सड़कों से नदारद मिलेंगे। लेकिन यही युवा जब सड़कों पर कोई जातीय संगठन इन्हें अपने साथ लेकर चलता है, तो ये युवा अच्छी खासी भीड़ में उनके साथ नजर आता है। पिछले 4-5 साल में युवाओं में और इस देश में जिस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि 4-5 साल में जो जातिगत हिंसाएं हैं, जो धर्म की बातें हैं, वो 4-5 साल में ज्यादा हो रही है। मेरा ये मानना है कि जो भी सामाजिक संगठन है उनको एक समाज के दायरे में रहकर और समाज की जाजम पर समाज की बात करनी चाहिए, न कि युवाओं को जो युवा 21 साल की उम्र में पूर्ण वयस्क होकर 12वीं पास कर कॉलेज में आता है, उसमें कई प्रकार की ऐसी जातिगत भावनाएं भर दी जाती है। हम यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से निकले हैं, तो हमें पता है किस प्रकार से युवाओं में जातिगत भावनाएं भड़काई जाती है। और जब एक भोला भाला बच्चा गाँव से निकलकर शहर में आता है, तो उसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो 12वीं क्लास में जब पढ़ता है तो उसके सारी जाति, सारी धर्म के जो विद्यार्थी है उनके साथ पढ़ते हैं। फिर उनको सामाजिक हॉस्टलों में या समाज के ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा उनको भड़काया जाता है, तो उनमें जब जातिगत भावना आती है, इस प्रकार के लोग फिर 21 से मैं समझता हूं कि ऐसे जो सामाजिक संगठन है जो हिंसावाद को, उग्रवाद को, इनको जो जन्म दे रहे हैं, उनको सरकारों को बैन कर देना चाहिए। सामाजिक संगठन पहले भी थे और ये परंपरा रही है, राजस्थान की ये परंपरा रही है कि हमने कभी ऐसे जातिगत दंगे नहीं देखे। यदि गांव में भी ऐसी कोई बात हो जाती थी तो बड़े बुजुर्ग मिलके और उसको सॉर्ट आउट कर देते थे। ठीक है यशवर्धन जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आनंद जी का। युवा जो है वो जिस तरीके से डीरेल हो रहा है और नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा जा रहा है,
और क्या वजह है कि वही युवा जब गांव से निकल कर आता है तो उस गांव में सब समाज के लोग होते हैं, वो सारी परिपाटियों में हिस्सा लेता है, ब्याह शादियों में हिस्सा लेता है, लेकिन जब वही युवा बाहर आता है और जब इन जातीय संगठनों के प्रभाव में आता है, राजनीतिक दलों के प्रभाव में आता है, तो उसमें तमाम वो ऐब जो उसकी जीवन में 21 और 25 साल में नहीं आए वो एक ही साल में चले आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि जो भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, उनका सबसे पहला मोडस ऑपरेंडी होती है कि किसी भी व्यक्ति में सबसे पहले एक असुरक्षा का भाव डाला जाए कि हम अल्पसंख्यक होने वाले हैं, उस जाति के लोग हमें डोमिनेट करने वाले हैं, हम पिछड़ जाएंगे, हमें एक जगह रहना है। तो असुरक्षा के कारण एकता लाई जाती है। ये नेगेटिव एकता जो है, ये इस तरह के संगठनों को, इस तरह के राजनीतिक दलों को इस युवा शक्ति का एक समर्थन दिलवाती है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें जिस तरह की टिप्पणियां होती हैं, अगर आप उस इंडिविजुअल से कभी मिलेंगे तो वो वैसा नहीं है जैसा वो सोशल मीडिया पे लिख रहा है, लेकिन उसके अंदर वो भावना डाल दी गई है कि आप असुरक्षित हैं, आप पर कभी हमला होने वाला है, कोई एक वर्ग, कोई धर्म, कोई जाति आपके खिलाफ है, अगर आप उसके खिलाफ एकजुट नहीं रहेंगे तो आप असुरक्षित रहेंगे। ये सब चीजें बहुत प्लान्ड वे में डाली जाती हैं और इसमें बहुत हद तक राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं। जहां सोशल मीडिया एक बड़ा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, उस पर जो व्यक्ति ज्यादा पार्टिसिपेट करता है उस तरह की भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के आने से पहले युवा या उस वक्त के लोग इतने मुखर नहीं थे। आज हम सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देते हैं, जिसके कारण आप याद होगा आपको 2014 में मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ, रावलपिंडी पाकिस्तान का एक वीडियो लिया गया, चुनाव के वक्त उसको वायरल किया गया और उस वीडियो के कारण 60,000 लोग आज भी विस्थापित हैं। तो सोशल मीडिया का जिस तरीके से काम में लिया गया है बड़ा खतरनाक ट्रेंड है और युवा शक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि देशभक्त होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को हम इज्जत दे, सम्मान दे, हम उसके साथ मिलकर काम करें और भारत की छवि को खराब न करें, यहाँ के सामाजिक सद्भाव को खराब न करें। अगर हम इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं तो हम देशभक्त नहीं, हम देशद्रोह कर रहे हैं। नारायण साहब, यशवर्धन जी ने बड़ा मौजूद सवाल उठाया है। एक सोशल मीडिया की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ना कोई जांच होती है और बदले के अंदर हम एक बहुत बड़ा जो है वो विद्रोह देखते हैं। दूसरा मेरा एक और सवाल आपसे भी है नारायण जी, 21 से 25 साल का जो सवाल आनंद जी ने उठाया कि युवा जो है वो गुमराही के पीक पे होता है, तो क्या हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी परवरिश में भी कहीं कमी है कि एक साल में उस 20 साल के नौजवान को गुमराह कर दिया जाता है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि एक औसत विद्यार्थी में बहुत मेधार प्रतिभा होती है। जितने भारत में छात्र आंदोलन हुए हैं उसने एक से एक प्रखर नेता दिए हैं। वो इसी उम्र में गांव से पलायन करके, गांव से माइग्रेट करके, छोटे कस्बे से माइग्रेट करके बड़े शहरों में आए थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, अरुण जेटली, श्री राम खन्ना, कितने नाम है, अख्तर हुसैन, मोहन प्रकाश, ऐसे दर्जन नाम मैं गिना सकता हूँ जो जिनकी प्रतिभा से डॉक्टर लोहिया क्या जयप्रकाश नारायण भी प्रभावित थे, गोविंदाचार्य भी उसी श्रृंखला के लोग हैं। आज मैं विद्यार्थी को, मैं उसको क्लासरूम में नहीं देखता हूँ, वो लाइब्रेरी में नहीं मिलता, वो किसी मजदूर की हिमायत में खड़ा नहीं मिलता। वो मुझे कहाँ मिलता है? वो मुझे तेजा सेना में मिलता है, वो मीन सेना में मिलता है, वो पथिक सेना में मिलता है, वो परशुराम सेना जब परसे मारती वहाँ मुझे दिखाई देता है। आखिर इस भारत की तरुणाई को क्या हो गया? मैं मानता हूँ कि मेरे मुल्क के किरदार सो गए, इस सियासत के सरदार सो गए, लेकिन वो तरुणाई कहाँ गई? वो जलधारा जो समुद्र का तट तोड़ के बाहर निकलती थी, उनको मैं कहाँ तलाश करूँ? आप दुनिया से डिस्कनेक्ट, एक तरफ आप कह रहे हैं ग्लोबल विलेज होने के बाद संसार से जुड़े हुए हैं। अभी हंगरी में प्रोटेस्ट हुआ है सरकार के खिलाफ, शिक्षा में रिफॉर्म को चुनौती दी है उन्होंने। फ्रांस में प्रोटेस्ट हुआ है। इटली में 5 साल से विद्यार्थी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि आप हमें शिक्षा दीजिए, आप हमें बाजार के लिए तैयार मत कीजिए। हम प्रोडक्ट नहीं, हम पर्सन, हम व्यक्ति है। जो बात भारत को कहनी चाहिए थी और भारत ने इतना निराश किया है। आप सोचिए कि संसार को पहला विश्वविद्यालय जिस देश ने दिया, जिसके लिए मार्क ट्वीन कहते हैं, जिसकी आसमां की छत के नीचे इंसानियत ने बोलना सीखा, वो आज खामोश है। और आंकड़े बताते हैं कि हर 55 मिनट में भारत में एक विद्यार्थी खुदकशी करता है। एक वक्त में यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष कच्ची बस्ती के लिए बोलता था, मील बंद होने पे बोलता था, उनका समाज में सम्मान था, एक एमपी से बड़ा दर्जा होता था।
खुद मदन मोहन मालवीय ने कहा जब 1931 में फायरिंग हुई, हमारे विद्यार्थी चुप थे, तो उन्होंने कहा कि आप गोलियों का मुकाबला करते, बेशक आप हिंसा नहीं करते, पर अन्याय के खिलाफ आप खड़े होते। लेकिन मैं आज अन्याय के खिलाफ उनको खड़े हुए बोलते हुए देखता नहीं हूँ। वो किसी मुद्दे पे नहीं बोल सकते, उनकी जो बोलने की क्षमता है वो कम हुई है। बीच बीच में कुछ ऐसे आइलैंड है, अभी अच्छे विद्यार्थी आ रहे हैं, खास तौर पे जो गर्ल्स स्टूडेंट है, उन्होंने काफ़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया भारत में। तो मैं मानता हूँ कि इसके लिए राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं और वो विद्यार्थी भी जिम्मेदार हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं। उनको किसी मुद्दे का कोई सरोकार नहीं, इतने कटे हुए हैं आप। सोशल मीडिया अगर है तो वो तो कोई भी टूल है जो आपको ख़राब कर सकता है। आप गाड़ी ढंग से नहीं चलाएंगे, आपका एक्सीडेंट होगा। तो हम कैसे उम्मीद करें इस तरुणाई से? इन्होंने हमें निराश किया है। हर साल 43,000 करोड़ रुपए भारत के विद्यार्थी विदेश में खर्च करते हैं पढ़ने के लिए, और 800 विश्वविद्यालय हमारे पास, 40% फैकल्टी की कमी है। आप किस मुद्दे पे बोलेंगे? न आप समाज के मुद्दे पे बोलते हैं, न आप शिक्षा के मुद्दे पे बोलते हैं। 10 लाख टीचर्स की कमी है या हमारे जो प्राइमरी स्कूल में, आप किसी मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको गौर करना चाहिए कि 2012 में जीडीपी का 3% से ज़्यादा हम खर्च करते थे शिक्षा पे। उसके बाद क्रमशः शिक्षा पे खर्चा कम हुआ है। तो जब आप भारत जैसे देश में कैसे निर्माण करेंगे? 3 केंद्र में मानता हूँ, एक खेत खलिहान जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है, एक कक्षा विश्वविद्यालय की, और तीसरा विज्ञान की प्रयोगशाला। तीनों ही पे हम फेल हो रहे हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कमी दोनों तरफ से है, कुछ लोहे में खोट है, कुछ लुहार में खोट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब राजनीति बिगड़ जाती है तो कैंपस बीच में आता है, विद्यार्थी बीच में आते हैं, वो निर्देशित करते हैं। जिसकी अभी फिलहाल कमी है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है। इसमें राजनीति का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना छात्र का है। ये दोनों मिलकर ही जो है जो हालात आज बन रहे हैं, वर्तमान में जो हालात हैं, उसके जिम्मेदार ये दोनों हैं। अगर राजनीति उन छात्रों को सही दिशा दे, सही दशा दे, तो ये हालात नहीं होंगे और उस छात्र शक्ति का, उस युवा शक्ति का इस्तेमाल जो है वो नेशन कर पाएगा, राष्ट्र कर पाएगा। छात्र और राजनीति के साथ साथ शिक्षक और सामाजिक संस्थाएं, ये सब कारण है सारे। आप देखिए अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दयाल सिंह कॉलेज है। दयाल सिंह कॉलेज का जब भारत सरकार ने नाम चेंज करने की कोशिश की, उसका नाम बदल रहे थे, तब हिंदुस्तान का कोई भी छात्र संगठन, कोई भी छात्र ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ कॉलेज का नाम चेंज कर रहे थे, उधर पाकिस्तान में लाहौर में दयाल सिंह के नाम से जो कॉलेज है, पाकिस्तान सरकार ने लाइब्रेरी के लिए 1 करोड़ रुपये वहाँ पे दिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि आप सेना का जो कह रहे हैं, असली भारतीय सेना में नौजवान जा नहीं रहा, और ये जातीय सेना, करणी सेना, तेजा सेना, प्रतीक सेना, मीन सेना, और जो उन्मादी ताकतें जो उनका जो फैलाव हो रहा है, उसको कोई सामाजिक संस्था रोक नहीं पा रही। दूसरा कारण आप ये भी माने कि शिक्षा के साथ साथ खेल की जब टीमें होंगी, जब खेल की भावना से खेलते हैं, तब अपन वहाँ जाति नहीं देखते, जब वहाँ टीम सामने होती है। तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत अपन ने खेल को अपन ने समाप्ति कर दिया। स्कूल में छात्रावास नहीं है, और मैं तो एक बड़ा कारण सामाजिक छात्रावास है उनको भी मानता हूँ और शिक्षक को भी मानता हूँ। ठीक है, आप एक बार यशवर्धन जी माइक जरा सा पीछे दे दीजिए, ये आप भी कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में आप निर्वासित जी आप बोल दीजिएगा। जैसा कि आपने बताया कि सामाजिक संगठन इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है, इसको मैं मानता हूँ कि क्योंकि जो स्टूडेंट गांव से सीनियर पास करके या बीए फर्स्ट ईयर में या विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जाती है कि आप फला जाति से हो, फला जाति से नहीं हो। और उसके लिए जैसा कि सर ने बताया कि उसके लिए मैं मानता हूँ कि राजनीति की, आज की जो राजनीति है वो भी जिम्मेदार है। उसके साथ साथ जो वर्तमान की सरकार है वो पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि आपने देखा, अभी मैं देखा 5 ईयर लो, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में हूँ, 5 ईयर लो को बंद करने की स्थिति में आ गए। वहाँ पर टीचर भर्ती नहीं थी, हमने प्रोटेस्ट किया, कोई भी डिमांड हम करते हैं तो जयपुर में आपको बताया धारा 144 लगा दी जाती है। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर हम प्रदर्शन करने, जैसे प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, हमारे ऊपर केस दर्ज कर जाते हैं, पुलिस को आगे कर दिया जाता है, राजकार्यबाज जैसे संगीन कई प्रकार के आरोप पर जैसे केस दर्ज किए जाए। आगे छात्र करेगा क्या? उसका करियर बनने से पहले आप चौपट कर देंगे, आम छात्र करेगा क्या? तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? मैं मानता हूँ ये सरकार जिम्मेदार है। छात्र अगर मांग उठाता है, वहाँ पे आपको पता है राजस्थान विश्वविद्यालय एमपेड पीएचडी की 3 साल से वो नहीं हो रही, वो हुई, उसमें भी धांधली करके सीटें गई। आपको पता है पूरा जो मामला चला उसका हमने विरोध किया। उस विरोध में ये आपने देखा कि जैसे कि हम विरोध करने के लिए वीसी सेक्रेटरी के जाते हैं तो वीसी पुलिस को बुला के उसको आगे कर देता है, और जो छात्र है। ठीक है, हीरालाल मीणा जी से सहमत है संध्या आप? बिल्कुल सर, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। जिस प्रकार से आज राजनीति में छात्रों की भूमिका बढ़ी है, लेकिन वो राजनीति का वास्तविक मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो सामाजिक संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है।
हम छात्रों को खुद की लीडरशिप पर विश्वास नहीं रहा है। हम समाज के मुद्दों से, शिक्षा के मुद्दों से भटकाव होते हुए हमारी भविष्य की राजनीति पर फोकस करते हैं कि आज अगर हम इस क्षेत्र से हैं तो हमारा भविष्य का कॉम्पिटिटर कौन होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि इसमें जितने सामाजिक संगठन जिम्मेदार हैं, उसके साथ साथ हम छात्रों का खुद पर विश्वास, हमारी वास्तविकता, समाज के प्रति दायित्व भी जिम्मेदार है कि हम लोग अपने दायित्व के प्रति कितने जागरूक हैं। इसके लिए हम लोगों को स्वयं को कदम उठाना चाहिए, ना कि किसी संगठन के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। शंकर गौरा, अब तक जो भी चर्चा हुई है, आपको लगता है कि वाकई जो गुमराही अभी है, या आपको लगता है कि नहीं, यूथ जो है वो सही दिशा में है और देश को उसका फायदा जरूर पहुंचेगा? और इन्होंने कहा कि ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस गुमराही के लिए सरकार भी जिम्मेदार है, ऐसा हीरालाल मीणा जी ने कहा है। आसिफ जी, मेरी 2-3 चीजें मानना है। जैसे 2010 के बाद में जो छात्र संघ चुनाव हुए, उसमें लिंग 2 कमेटी की अनेक प्रकार की सिफारिशें लागू हुई। उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव लड़ा हुआ चुनाव अध्यक्ष नहीं लड़ सकता। आज MP MLA जब तक जीवित रहता है, लास्ट टाइम तक, चाहे वो खाट में भी रहता है, जब तक चुनाव लड़ सकता है। मगर छात्र राजनीति का जो एक पीरियड कर दिया गया, निश्चित रूप से उसमें अनेक प्रकार के नियम कर दिए गए। किसी भी स्टूडेंट के अगर कोई पेपर बैक रहता है तो वो छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए वो प्रशासन के दबाव में सीधा सीधा सा रहता है। दूसरी चीज, वो एक बार ही चुनाव लड़ सकता है। वो अपेक्षा अगर महासचिव का चुनाव लड़ सकता है तो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए जो उसका संघर्ष होता था, एक लंबा संघर्ष चलता था, कम से कम वो 6-7 साल कैंपस में रहता था, स्टूडेंटों से उसका जुड़ाव होता था, वो कम होके कम से कम 1 या 2 साल हो गए। ये सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। और दूसरा मैं कारण मानता हूँ इसको कि जो विश्वविद्यालय कैंपस में जो प्रोफेसरों की जो लड़ाई चलती है आपस में, उनमें जो जातिवाद चलता है, उनमें जो भाषावाद चलता है, उनमें जो क्षेत्रवाद चलता है। आज आप देखिए, गांव से मैं और मेरा एक दोस्त था जो आज सबसे ज्यादा मानता है कि जाट और राजपूतों की ज्यादा बनती नहीं है। हम आराम से आते थे, साथ रहते थे, मगर जैसे ही कैंपस में आते हैं तो कैंपस के जो प्रोफेसर हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी अपनी जाति के लोगों को पकड़ के उनको अनेक मुद्दों पर वो कहीं ना कहीं खड़ा करना चाहते हैं और वो पीछे खड़े होकर उसकी पॉलिटिक्स करते हैं। तीसरी चीज जो हीरालाल जी ने कही, कहीं ना कहीं छात्र राजनीति, हीरालाल जी भी कोई विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ये मैं मानता हूं। मगर जैसे जैसे छात्र राजनीति, पहले का एक समय था जब भाई साहब वो चुनाव लड़ते थे, पहले का समय था, चाहे कोई भी संगठन हो, जब छात्र हितों की बात आती थी तो एकजुट खड़े रहते थे, एक साथ खड़े रहते थे। आज जैसे ही बात आती है, मान लो ABVP कोई प्रदर्शन कर रही है तो NSUI 10 मिनट बाद में दूसरी जगह प्रदर्शन करना शुरू करेगी। ऐसे विचार छात्र हित खत्म होके कहीं ना कहीं मीडिया में आना, कहीं ना कहीं अखबार में आना। अब आपको मैं पिछले साल की, जब मैं विद्यार्थी परिषद में था, उसकी एक घटना की आपको बताना चाहूंगा कि कैंपस में छात्र जो सहायता केंद्र लगता था, उसको लेकर कुलपति थी JP सिंघल जी, उन्होंने उसको बैन कर दिया। हमने कुलपति के खिलाफ 3 दिन तक प्रदर्शन किया, सिविल लाइन फाटक तक की चेतावनी दी, उनको बैकफुट पे आना पड़ा, छात्र सहायता केंद्र वहां लगा। इसलिए छात्र नेताओं को भी अपने आप में मजबूत होकर, अपने इरादे मजबूत करके, और जो सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं, जो गलत पोस्ट डालते हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं, पर हम सब लोग मौन बैठे रहते हैं, उस समय हम देखते रहते हैं। लेकिन शंकर, उस गलत पोस्ट को पढ़कर कोई क्रांति करने नहीं आ रहा है। सारे यूथ जो हैं वो मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, 50 जगह फॉरवर्ड करिए, कमरे में बैठ के ही करते हैं वो। सर, नकारात्मक चीजें बहुत सारी निकल के आई है, मगर सकारात्मक चीजें भी है। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है, उसमें ऐसे स्टूडेंट, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती, फिर भी वो खड़े होकर पढ़ते हैं। हम सब लोगों को सकारात्मक विचार लेकर भी प्रयास करने पड़ेंगे। नकारात्मक। आप कुछ कहना चाह रहे थे पीछे? मैं बताना चाहूंगा कि एक जो युवा होता है, उसकी न तो कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। उसके लिए उसकी जाति अपना देश होता है और उसके लिए अपना धर्म अपना देश होता है। और दूसरे एक छात्र संगठन राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसे हैं कि वो अपने नेताओं के वहाँ आकर जन्मदिन मनाते हैं और वहाँ रक्तदान शिविर लगाते हैं, बल्कि उनको वहाँ छात्रों की बात रखनी चाहिए और वहाँ छात्रों के लिए लड़ना। इसका आप जवाब देंगे सोमेंद्र जी? देखिए, मैं शंकर जी की जो बात है उसको आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो छात्र हित के या युवाओं के जो मुद्दे होते हैं, उस पर एकजुटता के साथ काम नहीं होता और अपने अपने संगठनों में वो हो जाते हैं। एक भैया ने भी बोला कि वो नेताओं के जन्मदिन मनाते हैं, तो ये कमजोरी युवाओं की कमजोरी है। और शंकर ने एक पुरानी बात याद दिलाई है। अब मुझे कहीं भी ज्वाइंट एक्शन कहीं दिखते ही नहीं है। नारायण जी भाई साहब को याद होगा कि 90 के दशक में भी और उसके उपरांत भी हम कभी कोई बड़ा मुद्दा होता था, आज विश्वविद्यालय कैंपस में VC सेक्रेटरीट के बाहर कोई जरा सा प्रदर्शन होता है तो वहाँ प्रदर्शनकारी तो होते हैं 50 और पुलिस आ जाती है 150। और हम जब प्रदर्शन करने के लिए निकलते तो हम कैंपस में तो बहुत कम प्रदर्शन करते थे। पहले विधानसभा हुआ करती थी टाउन हॉल में, चौपड़ के आगे, और हम यूनिवर्सिटी से चौपड़ चले जाते थे, इतना बड़ा प्रदर्शन करते थे, पुलिस को कोई ऐतराज नहीं होता था। उनको जब लगता था कि हम बहुत ज्यादा उग्र हो गए तब जाकर के हमारे पास लाठीचार्ज या कुछ होता था। यहाँ छात्र जो है वो जरा 2-4 नारे लगाता है, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को पता नहीं क्यों कुर्सी हिलती हुई नजर आ जाती है। तो ये जो गैप आया है
पहले रेक्टर थे, प्रोक्टर थे, डीन थे, ये खुद स्टूडेंट लीडर्स से संपर्क में रहते थे, कुछ समस्याएं तो बातचीत से सुलझ जाती थी। नारायण जी बारड़ साहब ने जो बात कही है उसको आप समझिए कि जो बड़े मुद्दे हैं वहां तक तो जाना बहुत दूर की बात है। देश की, समाज की, अर्थव्यवस्था की, किसान की, उसकी मुद्दे उठाना तो बहुत दूर की बात है। आज विश्वविद्यालय में ये बता रहे हैं पेपर में कोई गलत क्वेश्चन पेपर यदि गलत आ गया है आपके परीक्षा में, उसको सुधारने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। आपको अपने सिलेबस में कुछ गलत चीज हो गई उसको सुधारने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साथ छात्र सहायता केंद्र बनवाने के लिए, ये इतने छोटे मुद्दे थे, इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था। हमको संघर्ष करना पड़ता था बहुत बड़े मुद्दों पर। हम पूरा एक सब्जेक्ट चेंज करने के लिए या फैकल्टी चेंज कराने के लिए, नए कॉलेज खुलवाने के लिए संघर्ष करते थे। ये फर्क आया है आपके समय में और अब में। निर्वासित साहब, सबसे पहले जो शिक्षण संस्थानों का जो स्तर बदला है, एक तरीके से जो कुलपति है वो राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए अपने व्यक्ति को बिठा देते हैं, फिर जो निर्णय होते हैं उन्होंने, चाहे वो राजस्थान के विश्वविद्यालय हों चाहे इस देश के विश्वविद्यालय हों, उनको बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। और आप जो बात कह रहे थे कि क्या लोहे में खोट है या लोहार में खोट है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि लोहे में खोट है, क्योंकि लोहा जब खदान से आता है तब उसकी कोई शेप नहीं होती है। स्कूल और विश्वविद्यालय बनाते हैं, उसको किस शेप में बनाना है, क्या उसका चीज बनाना है। तो ये जो विश्वविद्यालय हैं इसमें जो राजनीति, जिस तरीके से, तो राजनीति ने ये सब कुछ बर्बाद किया। निर्वासित साहब, जब वो स्टूडेंट कॉलेज में आता है, जब वो युवा हो जाता है, तो ढलने की क्षमता वो विकसित कर चुका होता है। ढलने की क्षमता वो स्कूल में ही विकसित कर चुका होता है। स्कूल में उनको एक तरीके से जिस तरीके का मेंटोरिंग मिलना चाहिए स्कूल में वो नहीं मिल पाता है। कॉलेज ही वो जगह होती है जहाँ पे कि उसको कोई एक शेप की तरफ वो बढ़ रहा होता है स्कूल में। और अभी का तो एक मैकेनिकल जिंदगी हो गई है स्कूल की तो बच्चों की, यदि शहर के बच्चों को लें, गांव के बच्चों को लें, वो पूरी तरीके से जैसे इंजीनियरिंग चलता है वैसे उनका बिल्कुल ही जो उनको संस्कार दिए जाने चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिए जा रहे। तो एक बात है कि राजनीति पूरी तरीके से प्रवेश कर गई है। दूसरा है कि कॉलेज में आने के बाद बच्चों को काम चाहिए। काम की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, अभी आप देख लेंगे हम 15 लाख रोजगार दे देंगे, कोई कह रहा है 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, लेकिन जब आप बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, कोई डिग्री करेंगे, आप बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद में भारत में ही चाहे राजस्थान का हम आंकड़ा ले लें, कितने लोगों को नौकरी मिल पा रही है, काम मिल ही नहीं रहा है। काम नहीं मिलेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, कुछ न कुछ खुरापात करेगा और उनको किसी न किसी खुरापात में लगाया जाता है। ये ये व्हाट्सएप पे या किसी और सोशल मीडिया पे ऐसे ही नहीं आ जाते हैं पोस्ट, इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति है जो पूरा इसके पीछे होमवर्क करती है, बैक ऑफिस का काम होता है, मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं। वो युवा हैं उनमें से केवल 10% होते हैं, बाकी को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से जो है वो राजनीति का एंगल फिर से आया है निकल के। जैसा कि मैंने आपसे भी पूछा था कि क्या वाकई इसके पीछे राजनीति भी जिम्मेदार है, उसमें एक राजनीति को भी माना जा रहा है। हरिदान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उसके बाद मैं जो है वो मुक्तसिम के पास आऊंगा। अपन जिस मुद्दे को लेकर यहाँ आए थे, चर्चा कर रहे थे, सोशल मीडिया में जो अफवाहें जो फैली जाती है, उस सोशल मीडिया की अफवाह को मान के और पूरा देश सच्चे जो देशभक्त है, जो एक कैंपस में बैठ के मछुआरे की, किसान की, खदान श्रमिक की, सबकी जो चिंता करने वाले, उनकी समय समय पे आवाज़ को उठाने वाले लोगों को अपन लोगों ने देशद्रोही मान लिया। असल रूप में अपने यहाँ के जो छात्र नेता है उनका एक ही काम रहता है, एयरपोर्ट पे जाना, मालाएं लेके जाना और छूट गया नेताओं के जन्मदिन पे रक्तदान शिविर करना, महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके, और राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में जिंदाबाद मुर्दाबाद के अलावा कोई काम नहीं है। असल बात जो है ये सोशल मीडिया को जो फर्जी जो न्यूज होती है उसको अपन ग्रहण कर लेते हैं। आप देखिए राजसमंद में एक घटना घटी, एक बेचारे श्रमिक को एक को मारा, उसका वीडियो बना। अब आप उस वीडियो का प्रभाव देखिए, उसी दिन पाकिस्तान में कम से कम 1000 जो नौजवान थे वो आतंकवादी बन गए, और यहाँ उदयपुर में 2 बुजुर्ग लोग बैठ के और जातीय संगठन के नाम पे 15,000 नौजवानों को इकट्ठा करके और उनके हाथ में एक जातीय झंडा देके आपने वो कोर्ट पे चढ़ा दिया उनको, उसके बचाव के पक्ष में, जिसने मारा उस श्रमिक को। तो ये हालात इस देश में हो रखे हैं, उसका बड़ा सा कारण राजनीति भी है और अभिभावक भी है। ठीक है मुक्तसिम, देखिए जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के अंदर छात्रों के बीच राजनीति प्रवेश कर गई है, तो मैं बता दूं कि छात्र राजनीति का जो इतिहास है वो लगभग 150 वर्षों पुराना है। और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से ही छात्र अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों को उठाते रहे हैं और उनसे देश के अंदर नई पीढ़ियां निकलती रही हैं। और जब
एक सबसे बड़ी बात कि जब छात्र राजनीति एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से कि व्यक्ति की जो है नेतृत्व क्षमता वो निखर कर सामने आती है, और व्यक्ति और छात्र अपनी युवा शक्ति से और अपने युवा ताकत से और अपने युवा सामर्थ्य से देश के सृजन में उसको जब लगाता है तो देश का शीर्ष जो है उससे बढ़ता है। और दूसरी बड़ी बात, कहते हैं कि जब देश के अंदर जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, और जब ऐसा देश का नौजवान, युवा और छात्र जब विश्वविद्यालय प्रांगण से निकलकर और सड़क के बाहर आता है और सड़कों पर आता है तो संसद में बैठे जो है नेताओं का सिंहासन हिल जाता है। दूसरी बात, हम ऐसे नौजवान छात्रों की शहादत को नहीं भुला सकते कि जब 1942 के अंदर जब देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन जब चरम सीमा पर था और ब्रिटिश हुकूमत जो है हमारे देश के नेताओं को जेलों में डाल चुकी थी, और उस आंदोलन को लीड करने के लिए शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेता कोई बचा नहीं था, तब विश्वविद्यालयों से ऐसे नौजवान छात्र निकले जिन्होंने इस नेतृत्व को अपने हाथ में लिया, इसकी कमान अपने हाथ में संभाली, और 24 दिनों के अंदर अंदर जो है ब्रिटिश हुकूमत को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। आज आप बताइए कि विश्वविद्यालयों का मकसद केवल रोजगार का कौशल ही देना है क्या? नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाना है। और जब तक अगर विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच राजनीति नहीं होगी तो आप बताइए कि उनमें वैचारिक समझ कैसे पैदा होगी। ठीक है मुक्सिम, आप जिस प्रकार से युवाओं की बात की जा रही है, युवा एक आग है, उस आग को आप चाहे भयानक ज्वलंत घटना बना सकते हो या उस आग से आप चाहे यज्ञ कुंड कर सकते हो। युवाओं की घटना जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे ये घटना हो रही है, इसका सदुपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। जिस प्रकार से पिछले दिनों कई घटना हुई उनका दुरुपयोग भी हुआ। तो एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा, बीकानेर की घटना है। बीकानेर में एक छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जाती है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, बच्ची बेहोश अवस्था में होती है, तब वो कोई सज्जन पुरुष उसके पास बैठा होता है, वो सोशल मीडिया पे उस बच्ची का फोटो खींच के वायरल कर देता है। तब एक भारतीय महिला फॉरेन कंट्री में जॉब कर रही होती है, वो उस मैसेज को देखते हैं और तुरंत अपने एक मित्र जो बाड़मेर में बैठा हुआ होता है उसको फोन करके सूचित किया जाता है। वो बाड़मेर वाला सज्जन बीकानेर किसी बड़े अधिकारी को संपर्क करता है और तुरंत उस बच्ची का इलाज हो जाता है और वो बच्ची थोड़े ही दिनों बाद सही अवस्था में आ जाती। तो इस प्रकार से अपन सोशल मीडिया पे सदुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब हमारे साथ थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, मैं चर्चा में आपको लेके आना चाहूँगा। प्रताप जी, मुद्दा ये चल रहा है कि जो युवा शक्ति है, भारत सबसे युवा देश है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान है, भारत का यौवन जो है वो चरम पर है, लेकिन युवा शक्ति कहीं ना कहीं डीरेल हो रही है, जातीय संगठनों के प्रभाव में है, राजनीतिक दलों के प्रभाव में है, सड़कों पर नजर आएगी। लेकिन जब सकारात्मक देश को उनसे ऊर्जा की जरूरत पड़ती है देश को, तब कहीं ना कहीं ये युवा शक्ति जो है वो बैकफुट पर नजर आती है। आपका इस पर क्या नजरिया है? आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि युवा शक्ति राजनीतिक दलों में, जातीय समूहों में बंटकर रह गई है। उसका एकमात्र कारण ये है कि आज का नौजवान शॉर्टकट के जरिए बहुत जल्दी बहुत बड़ी इमारत बना लेना चाहता है। पॉलिटिकल पार्टियों में काम करने का अधिकार है, कांग्रेस बीजेपी में बंटकर काम कीजिए, लेकिन जब आप उससे बात करते हो तो वो ऐसे बात करता है जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही है। आप उससे ये तो पूछिए भैया, जो असली इश्यूज है, यदि कोई सच बात है तो कांग्रेस बीजेपी से अलग हटकर बात कर, लेकिन वो वहां अलग नहीं बढ़ता। वो अचानक कहता है कि मैं तो एबीवीपी का हूं, मैं एनएसयूआई का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, तू सबसे पहले भारत का है मेरे भाई। ये प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि जो समाज और सरकार के बीच की बैलेंसिंग पावर है वो यूथ है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो गया, कर्मचारी पावर्स खत्म हो गई, सरकारों और समाज को बैलेंस करने वाली पावर्स खत्म हो गई, नेताओं के घरों के बाहर भीड़ खड़ी है। कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता हो चाहे बीजेपी का हो, बाहर खड़े नौजवान। मैंने एक दिन में नाम नहीं लूंगा, मैं खुद कांग्रेस कार्यालय में था, वहां मैंने देखा एक नौजवान राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट 4 घंटे से बाहर खड़ा है। मैंने कहा तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? बोले मैं मिलने के लिए खड़ा हूं। मैं घर जा, राजस्थान यूनिवर्सिटी संभाल, चमचागिरी की लिमिट पार मत कर। जो तेरे ऊपर जो भरोसा कर रहा है राजस्थान का नौजवान, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहा है। अब बात कीजिए, वो ऐसे बात करते हैं, आजकल मैं डिस्कस ही नहीं करता ज्यादा। अरे भाई, आपकी मर्यादाएं हो सकती है किसी नेता के प्रति, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, लेकिन आपकी सबसे बड़ी मर्यादा यूथ के प्रति है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है। और यदि यूनिवर्सिटीज भी सिर्फ पॉलिटिकल और जातीय समूहों में बंटकर खत्म हो गई तो इस देश की बैलेंसिंग पावर का काम कौन करेगा? इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जातीय समूह जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारी नई सोच ये जिम्मेदार है। एनी हाउ
हम कहीं ना कहीं अंधेरे में ढूंढ रहे हैं हमें सफलता मिल जाएगी। पावर जो भी है, हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय, सब विधि के हाथ में है और वो सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। आज का स्टूडेंट की हालत ये, मैं ज्यादा डिस्कस करना मैंने बंद कर दिया। वो यूनिवर्सिटी में खड़े होकर पार्टी से, जाति से ऊपर नहीं उठना चाहता, वो सच नहीं बोलना चाहता। आज यदि मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं, मान लीजिए ये बीजेपी में करते हैं या कहीं और काम करते हैं, लेकिन आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल डेमोक्रेसी भी तो है। आपको सच बात तो बोलनी पड़ेगी। आपका यदि छात्र संगठन कोई गलत बात कर रहा, आप खड़े होइए, कहिए वहां पे। ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं चलेगा कि आप पार्टी के नाम पर बांट कर यूनिवर्सिटी की बात करोगे। हमने भी यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स देखी है, हम आह्वान करते थे, सब लोग एक साथ भी खड़े होते थे। आप संगठनों में काम कीजिए, कांग्रेस बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, आप विचारधारा डेवलप कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पार्टी यदि किसी दिन कोई गलत फैसला करे यूथ के प्रति, आप खड़े होइए, बोलिए अपनी बात। जो हवा के विपरीत बहते हैं, जमाना उनको याद रखता है। जो सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, उनकी आज भी सम्मान है। हाँ, सफलता कम हो सकती है, लेकिन आपका मन मजबूत रहेगा कि आपने जो भी बात कही ईमानदारी से कही। मन कमजोर हो गया है। मैं नौजवानों से कहूंगा, ये बड़ी बड़ी बहस न्यूज 18 ने यहाँ पर रखी है। मुझे जो भी सुन रहा है, मैं सबसे कहूंगा, आगे बढ़िए। सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड नहीं है, हर फील्ड में आगे बढ़िए, लेकिन अपनी बात ईमानदारी से रखिए, जिससे लोग आपकी ईमानदारी पर भरोसा कर सके, क्योंकि आपकी तरफ पूरा देश देख रहा है। आज जो आदमी परेशान है, उसको सिर्फ इसलिए हम मदद नहीं करेंगे, अरे हमारा राज है, तेरी राज में भागीदारी नहीं यार, क्यों परेशान हो रहा भाई? पॉलिटिकल पार्टियों के राज हो, तेरे को पूछ कौन रहा है? कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी, उस यूथ लीडर में तेरी है क्या जगह? तू कोई काम करवा सकता है? मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के काम करवा सकता है? तू बोल। सत्ता को बदल सकता है? तू बोल। तू जाके चीफ मिनिस्टर के सामने खड़ा हो सकता है? तू बोल। तेरी पार्टी में तेरा नेता मानता है? तू बोल। और नहीं मानता तो छोड़ उसको, तेरी कदर बनेगी। ठीक है, आप करवा कुछ नहीं सकते। ठीक है प्रताप जी, हमारे साथ बहुत सारे नौजवान स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी शायद आपसे इस सिलसिले में कुछ बात करना चाहें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं पीछे से? जैसे सर, आज देखा गया है कि हम सबको पता है कि भारत का जो आधार है वो एक युवा है। तो आज जो युवा की हालत हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। आपको देखने को मिलेगा कि जैसे अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, तो युवा आजकल सोशल मीडिया पे इतना इस तरह से पागल हो गया है कि जैसे किसी भी मैसेज को वायरल किया जाता है, तो उसकी बिना उसकी ऑथेंटिक, उसको बिना उसकी सत्यता को प्रमाण लिए बिना उसको आगे वायरल करता है। उसमें जो नुकसान होता है एक युवा का होता है। आजकल ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है सर कि एजुकेशन, आजकल कॉलेज और स्कूलों के अंदर जो एजुकेशन मिल रही है, जैसे कोई भी नया विद्यार्थी गांव से निकल करके आता है, मैं खुद एक छोटे से गांव से निकल करके आया हूँ, कॉलेज के अंदर आता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ से पहले ही ऑलरेडी ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि उसको कोई किसी जातिगत संगठन के अंदर शामिल कर लिया जाता है, या जैसे कि छात्र संघ के इनके चुनाव होते हैं तो वो खुद ही उन जातिगत संगठनों के अंदर आकर के और जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके साथ विलीन हो जाता है। तो उसका जो मानविक मूल्य है या जो उसका व्यवहारिक मूल्य है, उसको वो भूल करके इन जातिगत संगठनों के अंदर, सामाजिक संगठनों के अंदर और से ज्यादा अंदर घुसा चला जाता है। और वो जो खुद का जो उसका फ्यूचर होता है, उसका फ्यूचर तो वहीं पर ब्रेक हो जाता है टोटली। उसका फ्यूचर आगे वो खुद के बारे में कुछ सोचता नहीं है, बस वो दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, आप भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान ने हमें दी है वो सराहनीय है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए नेता, मंत्री, अधिकारी, ये उदाहरण होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा दे दूँ। अभी पिछले दिनों कर्नाटक चुनाव था। प्रधानमंत्री किसी भी देश के नौजवान के लिए, चाहे वो उस विचारधारा से सहमत है या असहमत है, अगर प्रधानमंत्री ये बोल दे कि पंडित नेहरू भगत सिंह जी को मिलने ही नहीं गए, जबकि वो गए थे, और ये झूठ को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी के द्वारा इतना वायरल कर दिया गया कि पंडित नेहरू को बदनाम कर दिया गया, इंदिरा जी को बदनाम कर दिया गया, या अन्य नेताओं को बदनाम करने की ये नीति, जिसमें तनख्वाह देके लोगों को बैठाया गया है। आनंद जी, एक नई टर्म निकलकर सामने आ रही है, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। ये वही टर्म एक निकलकर सामने आई है और इससे गुमराही बहुत ज्यादा हो रही है। सर, ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो मैसेज जिस प्रकार से वायरल हो रहे हैं, और कई मैसेज अपन ने ऐसे देखे, उन मैसेजों की वजह से सामाजिक दंगे हो गए, राजनीतिक दंगे हो गए, कई प्रकार के दंगे हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण मैं नहीं मानता कि जो लोग सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनका एक ही काम है, वो कॉपी पेस्ट करके उसको आगे भेज देते। ठीक है,
उनको ज्यादा उस विषय के बारे में वो अंदर तक जाने की आज का युवा इतनी कोशिश भी नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे, कुछ लड़के ऐसे हैं जो गांव में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके आगे वायरल कर देते हैं। इस प्रकार की जो परंपराएं शुरू हुई है, इनको सामाजिक संगठन जो राजनीति में जो लोग हैं जिनको हम युवा फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को इनके बारे में युवाओं को संदेश देना चाहिए। समय रहते रोके जाने की जरूरत है, इनकी तस्दीक होनी चाहिए। नहीं रोका तो भविष्य में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन अभी निकालना जरूरी है। कैसे डूज एंड डोंट्स हो, क्या किया जाए? मैं सर एक बात और कहूंगा। जी जी, आप न्यूज 18 के संवाददाता हो और आपको भी मैं कटघरे में खड़ा करूंगा। कहीं न कहीं आज का युवा जिस प्रकार से पथ भ्रष्ट हुआ है, उसमें मीडिया की मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ। आप आज कोई भी खबर चलाओगे, गांव में बैठा एक बुजुर्ग, शहर में बैठा एक युवा उस खबर को सच्ची मान लेगा। आप जो भी चलाओगे, आपका जो न्यूज चैनल है वो इतना विश्वसनीय चैनल है, और भी कई न्यूज चैनल जो विश्वसनीय होते हैं। हम गांव में बैठे हैं, ढाणी में बैठे हैं। इसके लिए आनंद जी हमने एक अलग से हाफ एन आवर का वायरल सर्च शुरू किया हुआ है कि कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर झूठ है, और वो हम वायरल सच में दिखाते हैं। मेरा सर ये मानना है कि जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, बिल्कुल, जो नकारात्मक प्रकार का माहौल पैदा उसी का समाधान क्या हो और युवाओं को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे बहुत संक्षेप में। अब जो है इस सेशन के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि युवाओं को सही रास्ते पर लाया जाए और उनकी सकारात्मक ऊर्जा का ये राष्ट्र इस्तेमाल कर पाए। नारायण बारट साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए। नारायण साहब, क्या कोई तरीका है कि उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए, उनका मार्गदर्शन सही किया जाए, वो राजनीतिक संगठनों के जो है वो दुष्प्रभाव में ना आए, वो जातीय संगठनों के दुष्प्रभाव में ना आए और उनकी ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल ये देश कर पाए? देखिए, एक तो एज को लेके कहते हैं कि ये युवा भटक सकते हैं। भगत सिंह की उम्र 23 साल थी, वो कविता करते थे, शायरी करते थे, उनकी समझ सलाम करते हैं हम उनको, ये तो कोई बहाना नहीं है। और गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा कि अपने दीपक खुद बनो। वो तरुणाई जो हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, ग्रेजुएशन कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उसमें इतनी समझ नहीं हो सकती है। और एक जो तकलीफ हमारी ये भी है कि 74 में स्टूडेंट सड़कों पे आए तो उनको ये कहने वाले जयप्रकाश नारायण की शख्सियत थी कि हमला चाहे कैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। आज कोई ऐसा रहनुमा इस मुल्क में नहीं है जो ये कह सके कि आपको सही रास्ते पे ला सके। राजनीति हो ही नहीं रही है। राजनीति बुरी बात नहीं है, लेकिन दुख है कि राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति हो तो हमारे कैंपस उधर जाए। पंडित नेहरू ने कहा था, ए यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म। एक विश्वविद्यालय मानवता के लिए खड़ा होता है, प्रगति के लिए खड़ा होता है, सत्य के विचारों के आदान प्रदान के लिए खड़ा होता है। वहां से इंसानियत की यात्रा उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति के लिए बढ़ती है। वो हम खो चुके हैं। ठीक, संक्षेप में आनंद जी, संक्षेप में, समय की कमी है। समाधान पर बात चल रही है, सजेशन पे बात चल रही है, सुझाव पे बात चल रही है। युवाओं को जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी कि ये जो डीरेल होने से इनको बचाया जा सके, इसको बचाने के लिए जो मैंने आपको पहले भी कहा, जो 21 से 26 साल का जो युवा जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में आने के बाद, किसी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद जाति में, किसी वर्ग में, किसी राजनीतिक पार्टी में घुसकर अपना जो समय खराब कर रहा है बिना मतलब। लेकिन आनंद जी, ये तो छात्र को खुद तय करना पड़ेगा, उस युवा को खुद तय करना पड़ेगा। ये छात्र को खुद तय करना। मैं ये कह रहा हूँ, जो संगठन सामाजिक भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां सामाजिक भ्रांतियां पैदा कर रही है, नफरत फैला रही है, इन लोगों को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए कि देश का युवा उनको फॉलो कर रहा है, वो गलत दिशा। ठीक है, हरिदान आप तो दो काम कर दो। एक तो सामाजिक छात्रावास है उनको बंद कर दो और स्कूलिंग शिक्षा के तहत उसमें खेल को बढ़ावा दे दो। ठीक है शंकर, मेरा मानना ऐसा है सर इसमें कि जो आपस में जो छात्र संगठन है उनको भी आपस में डिस्कशन करना चाहिए, जो स्टूडेंटों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज छात्र राजनीति को प्रोफेसर चला रहे हैं, वीसी चला रहे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल चला रहे हैं। उन चीजों से हटके उनको, जैसे 2014 का एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब फीस वृद्धि होती है राजस्थान विश्वविद्यालय में, समस्त छात्र संगठन मिलकर प्रयास करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन को बैकफुट में आना पड़ता है और वो फीस वापस कमी हो जाती है। ऐसे हम सब लोगों को, और दूसरा जो सिर्फ डिग्री एजुकेशन चल रहा है इसको खत्म करके स्किल्ड एजुकेशन, आज 8वीं के बच्चे को कम से कम 15 किलो का बैग, 20 किलो का बैग दिया जा रहा है, तो वो कहाँ से दूसरी चीजें सीखेगा? तो कम से कम सब लोगों को डिस्कशन करके जो स्टूडेंटों का मूवमेंट है, इशू है, उसके लिए प्रशासन के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। देखिए, देश के अंदर पहले तो युवाओं को पूरी तरीके से शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक युवा शिक्षित नहीं होंगे वो समाज और राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। इसलिए युवाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा ताकि वो अपना योगदान जो है देश में दे सके। और जैसा कि प्रताप जी ने कहा, उन्हें चाटुकारिता भी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है जी। संध्या, मैं प्रताप जी की बात का सम्मान करती हूँ। उनकी बात के लिए एक मैं सजेशन देना चाहूँगी। सर, आप कहते हैं कि आज के जो यूथ है उनका मन कमज़ोर है।
हाँ, बेफिक्र ऐसा हो सकता है कि मन कमजोर हो। तो आप बताइए कि अगर कोई कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार सत्ता में आती है तो क्या वो ओपनली नैतिकता का परिचय देगी? क्या वो क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देगी? क्या वो शराबबंदी ओपनली लाइसेंस नहीं बांटेगी? इसका एक यूथ को परिचय देना चाहिए कि आने वाली यूथ उसको फॉलो करे। ठीक है, आप संक्षेप में दो समय की कमी है, संक्षेप में। विचार एक ऐसा उपाय है जिसका आदान प्रदान ज्यादा से ज्यादा उस यूथ में विचारों का आदान प्रदान हो और उस विचार में राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो, वही एक उपाय है जिससे युवा वर्ग ने बच सकते हैं। ठीक है, सौमेंद्र जी यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखिए, 2-3 बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा। एक तो शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन हो और व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जब ये शिक्षा पद्धति लागू की थी तो कहा था कि मैं ऐसे शिक्षा पद्धति लागू कर रहा हूँ जिससे इस देश में काले अंग्रेज पैदा होंगे, और वो हकीकत में आज हम इतने सालों में भी एक यूनिफाइड शिक्षा पद्धति लागू नहीं कर पाए। दूसरी, हमारा 10th से लेकर 12th तक के बीच में कोई भी 6 महीना ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने जो छात्र हैं उनको सैनिक शिक्षा दें 6 महीने की, जिसमें उसमें बेसिक डिसिप्लिन आए। और तीसरा, सरकारें हैं वो जो कोर इश्यूज हैं उस पर से भटकाती हैं लोगों को और बेरोजगारों की फौज पैदा कर रही है, कोर इश्यूज से भटका कर। ठीक है, बहुत अहम सवाल है कि 6 महीने की सैनिक शिक्षा भी अगर अनिवार्य रूप से लागू होती है तो छात्रों का जो वर्तमान जो युवा है वो काफी उनके अंदर बदलाव आएगा, है ना? शिक्षा राष्ट्र का दीपक है जो रोशन करता है। विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, मानसिक, योग, स्पोर्ट्स, इस तरीके की क्रिएटिविटी, आपस में बैठकर डिबेट, डिस्कशंस इस तरीके के बनाने पड़ेंगे। सरकार को ऐसी नीतियां लानी पड़ेगी ताकि युवा बैठ के और देश की समस्याओं पे बात करे, एकजुटता दिखाए और राष्ट्र को आगे बढ़ाए। ठीक सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि युवा होता है, एक बात है ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। जब युवा सर खाली होता है तो वो कुछ न कुछ उसके दिमाग में खुरापाती बात चलती रहती है। तो देखिए कि जो भी ये संगठन होते हैं इनके साथ में जो युवा रोडों पर उतरता है तो इन्हें मोस्टली ये पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो जॉब कर रहा होता है वो संगठन के साथ कभी जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन छात्र उनके साथ जुड़ जाता है क्योंकि वो ठाला हमेशा मतलब फालतू रहता है। तो अपना आपको मेन होता है कि जो कॉलेजों में जो शिक्षा चल रही है सर उसमें एक नाम मात्र एक शिक्षा है, कोई क्लासें नहीं होती है, सब क्लासें मतलब प्रोफेसर ठाले बैठे रहते हैं, स्टूडेंट्स बाहर होते हैं या तो कहीं घूमने में टाइम व्यक्त करते हैं या फिर कहीं पे वो ऐसे संगठनों के साथ जुड़े हुए। ठीक है, यशवर्धन जी। मेरा मानना है कि युवा को धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ने की बजाय, किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेने के लिए लड़ने की बजाय इस व्यवस्था से लड़ाई शुरू करनी चाहिए। उसको जब वो लड़ाई शुरू करेगा तब उसके मन में असंतोष खड़ा होगा कि व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है, और जब वो व्यवस्था से लड़ेगा उसको सारे टूल्स पता होंगे, जैसे आरटीआई है, लोकायुक्त है, एंटी करप्शन है। वो जब काम करेगा तो व्यवस्था का शुद्धिकरण होगा, और व्यवस्था का शुद्धिकरण होगा तो ये जो नारे लगते हैं कि हमें धर्म के नाम पर एक हो जाना चाहिए या हमारे जाति के बाहुबली को आगे खड़ा कर देना चाहिए जो मेरी जाति का प्रोटेक्शन करेगा, इस तरह के नारों से उसका भ्रम टूट जाएगा और वो पूरी व्यवस्था पूरे प्रत्येक भारतीय के लिए काम करेगा, देश की मजबूती के लिए काम करेगा, देशभक्ति के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से आपको व्यवस्था से लड़ने वाले युवा हमें चाहिए जो किसी भी प्रभाव से अलग होकर इस पूरी व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़े। प्रताप जी, ऐसा क्यों ना हो कि किसी सभा में जब कोई नेता संबोधित करे और वो रिलीजन बेस पे संबोधित करे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पे, तो जनता को वो सभा का बहिष्कार करके घर चले जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, नेता का अर्थ आप समझ लीजिए, नेता का अर्थ है ने का मतलब नैया और ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाए किसी इश्यू में, उसको नेता कहते हैं। नेता उसको नहीं कहते कि बीच में ले जाकर छोड़ दे। बारिश साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि दीपक खुद को जलाना पड़ेगा। एक बच्ची ने मेरे से बड़ा सवाल किया, मैं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर यहाँ बात करना चाहता था, मेरी एक नेचर है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की बात कही। आप चिंता मत कीजिए, यदि कांग्रेस आएगी, जब कांग्रेस थी तब भी मैं बोलता था, कल कांग्रेस आएगी और आप कह रही आ रही है तो बहुत बड़ी बात है, भगवान करे हमारे साथ दे लो राजस्थान। तो मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस आएगी, आपके मुद्दों पर आप मेरे से मिलना, मेरा प्रॉमिस है। आपके मुद्दों पर आपकी बात का सम्मान करेंगे और आपको बैठा के डिस्कस करवाएंगे कि इस बच्ची ने सवाल उठाया था न्यूज 18 पे, वो बात भी करेंगे। और आपने बहुत बड़ी बात आज खड़ी कर दी है, न्यूज 18 को तय आपने बहुत बड़ी बात कही कि यदि कोई पॉलिटिकल लीडर सिर्फ जाति और धर्म की बात पर बंटवारे की बात करे तो वो तिरंगे का अपमान कर रहा है। यदि सबसे बड़ी पावर कोई है तो तिरंगा मेरा धर्म है। आज मुझे ये बताइए कि केसरिया सबसे ऊपर है, वो वीरता का प्रतीक है, सफेद बीच में वो शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली और विकास का प्रतीक है, और चक्र हमेशा आगे बढ़ने का प्रतीक है। ऐसा राष्ट्रीय ध्वज कहीं मिलेगा नहीं पूरी दुनिया में
जो सबको साथ रहकर आगे बढ़ना सिखाता है, जो सबको प्यार और प्रेम से रहना चाहता है, आगे बढ़ना। आप रहिए ना कांग्रेस बीजेपी में, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं जयपुर का, लेकिन आज मेरी मॉरल ड्यूटी, जब मैं चुनाव में हूं तब मेरी बात है मैं कांग्रेस की बात करूं, लोग बीजेपी की बात करें, जनता दल बसपा सपा की बात करें, लेकिन चुनाव के बाद तो हम सही बात करें। कम से कम हमारी पार्टी में भी कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है तो हम खुलकर बोलें और हम सच को सच स्वीकार करें। आपको पता है, जब मैंने नेहरू को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ, सब तरह से आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मुझे पता चला 14 साल प्राइम मिनिस्टर, 14 साल जेल में। आश्चर्य की बात है, जो आदमी 14 साल जेल में रहा, 14 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, उसको चुनौती दी जा रही है। अरे दीजिए, पावर है आपको, दे दीजिए। लेकिन ये तो बताइए कि 14 साल जेल में था, ये तो बताइए कि इंदिरा गांधी को गोलियां लगी थी 24 303 की, एक गोली से हाथी मर जाता है। ये तो बताइए कि जो भी प्राइम मिनिस्टर रहा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरसिंहा राव, उनका एक अपना सम्मान है, वो देश की धरोहर है। जवाहरलाल नेहरू देश की धरोहर है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। हमें नेताओं को भी ये तय करना पड़ेगा, चाहे मेरी पार्टी को, उनकी पार्टी, उनकी जबान से ऐसी कोई बात नहीं निकले कि देश दो धड़ों में बढ़ जाए। देश को इस वक्त बांटने की जरूरत नहीं है, देश को ऐसा संदेश देने की जरूरत है कि 125 करोड़ का मुल्क, नौजवान मुल्क। बिल्कुल प्रताप जी, आपने बहुत ठीक कहा कि देश को बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये देश, ये मुल्क अगर वाकई सबसे युवा है तो ये युवा देश पूरी दुनिया को दिखना भी चाहिए और इसकी ऊर्जा, इसकी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल इस देश के अंदर होना भी चाहिए, क्योंकि हम छोटे छोटे सामाजिक उन्मादी मुद्दों के अंदर नहीं बढ़ सकते। देश को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए, इस संदेश के जरिए युवाओं के अंदर एक मैसेज जाएगा और खुद को मजहबी उन्माद के अंदर फंसाने से वो रोकेंगे। आज के जनमंच में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमान इस चर्चा के अंदर शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।